सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। पंडित जी, पंच तत्व को समझने से पहले हम समझना चाहेंगे आखिरकार ये तत्व ज्ञान क्या है? जी देखिए, तत्व ज्ञान मूल आधार है सृष्टि का, जीवन का। अगर संपूर्ण जीव जगत देखें, पूरा ब्रह्मांड देखें तो पंचभूत जो पंच महातत्व हैं उनको ही आधारभूत उसका सिद्धांत है। पंच तत्व क्या है पहले तो आप समझ लें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत पंच महातत्व हैं इनको, और इनसे ही समस्त जीव जगत का निर्माण होता है। वो चाहे वास्तु विज्ञान हो चाहे ज्योतिर्विज्ञान हो, उनका ये मूल आधार है। तो पंच तत्व इस जीवन का आधार माने गए हैं, इनके बिना सृष्टि भी संभव नहीं है। तो ये पंच तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इस वास्तु और ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत। जी पंडित जी, क्या हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो क्या इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होता है? यही सब 5 तत्वों से मिला होता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये पंच तत्व ही जीवन का आधार है, और जो हमारा जो शरीर बनाया पंच तत्वों से ही बना है। जब पंच तत्व विखंडन होते हैं तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। और ऐसी ब्रह्मांड तो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में जो विषय वस्तु है वही शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये इसका सूत्र है। जो इस पिंड के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, वो संपूर्ण जिसको कहें कि जो वायु है, जल है, अग्नि है, ये समस्त जितने भी चराचर जो विषय वस्तु हैं, देवी देवता हैं, वो इस ब्रह्मांड में और वही इस शरीर में सूक्ष्म रूप में है। तो ये ब्रह्मांड जो एक है वो शरीर उसका एक अंश मात्र है, और पंच तत्वों से ही निर्मित होता है। जब पंच तत्वों का विखंडन हो जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। जी पंडित जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसे हम चाहेंगे कि आप समझाएं, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो हम यही कहते हैं कि वो शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक। इस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले कि इन 5 तत्वों की जो भूमिका है, अहमियत है, वो क्या है? देखिए, 5 तत्व अगर उनको क्रमवार लें तो सबसे जो पहला तत्व है पृथ्वी, उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो जल, फिर अग्नि, वायु और आकाश। तो जो पृथ्वी तत्व है सबसे मूल में होता है, सबसे मूल में होता है, और आकाश तत्व उसको शिव तत्व भी कहते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। उसके लिए हमारे जो वेद विज्ञान है उसमें एक सूत्र भी है, मूलाधारे वसेत शक्ति सहस्तारे सदाशिव। तो मूल आधार में जो पृथ्वी होती है वो मूल आधार उसको माना है, पृथ्वी तत्व माना है। तो यही जो तत्व होते हैं हमारे शरीर में भी होते हैं। जो हमारा जो बैठने का स्थान गुद स्थान होता है उसमें पृथ्वी तत्व होता है, और उसके बाद जो जल तत्व होता है, वस्ती जिसको पेड़ू भी बोलते हैं, उसमें जल तत्व होता है। नाभि जो होता है उसमें अग्नि तत्व होता है। हृदय में जो नाभि होता है उसमें जल तत्व होता है, और जो हृदय स्थान है हमारा उसमें अग्नि तत्व होता है। और कंठ में हमारा जो आकाश, मस्तिष्क में आकाश तत्व होता है। तो हमारा जो तत्व है, जो शरीर है, जो भी पंच महातत्वों से निर्मित है, इसका क्रमवार होता है, नीचे से ऊपर होता है। सबसे जो आप देखें कि जो भारी तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, वही आधारभूत तत्व होता है। तो हमारे शरीर में भी वो मूलाधार में होता है जो तत्व होता है वो, तो वो स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद जल तत्व आता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, समस्त जितनी भी क्रियाएं हैं जल तत्व उसको संधान करता है। उसके बाद अग्नि तत्व आता है, जीवन की बहुत महत्वपूर्ण इसको तत्व माना गया, और फिर वायु तत्व है और आकाश तत्व। तो इस प्रकार क्रमशः जो हम लोग शरीर के अंदर इन तत्वों का विवेचन करते हैं, और ठीक ऐसे ही हमारा जो भूखंड होता है उसमें भी ये तत्व होते हैं। उनके द्वारा उनका यदि समायोजित समुचित संतुलन, तत्वों का संतुलन बना रहे शरीर के अंदर और भूखंड के अंदर, तो वो एक आनंदित इसको जीवन कहते हैं। आनंद केवलम, केवल आनंद ही आनंद की स्थिति होती है। वहां कोई दुर्भाग्य, कोई क्लेश, दोष या रोग इस तरह की वहां उत्पत्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही शरीर और जो भूखंड है उसकी अगर हम संरचना देखें, उसका जो मूल सिद्धांत देखें, मूल आधार देखें, तो उसमें जो पंच तत्व हैं उनका महत्व सर्वोपरि माना जाता है। जी
पंडित जी, वास्तु शास्त्र में, वास्तु विज्ञान में इन 5 तत्वों की अहमियत क्या है वो तो हम समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गूढ़ सवाल है मेरे जहन में जो आ रहा है जी। कि क्या ये 5 तत्व हमेशा एक साथ ही रहते हैं जी। या फिर अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से इनका समागम भी होता है? जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो 5 तत्व का समाउचित और संतुलित जो एक स्थान में जो बंधन होता है वो जीवन की उत्पत्ति करता है, जीवन को चलाता है। इनका विखंडन या असंतुलन जो इनमें पैदा हो जाए तो वो विखंडन करता है, जीवन को, भूखंड को नष्ट कर देता है। भूखंड नष्ट होने से अभिप्राय उसके अंदर रहने वाले व्यक्तियों की सुख, समृद्धि, शांति, उत्सुकता, उत्साह, उसमें आनंद, उनको वो नष्ट कर देता है। तो इनका संतुलन नितांत आवश्यक है। तत्वों का परस्पर समायोजन, उचित समायोजन और उनका संतुलन ही सर्वोपरि शरीर और भूखंड के लिए माना जाता है। तत्व शरीर में दूषित हो जाएं, उन असंतुलित हो जाएं तो नाना प्रकार की व्याधियां, आगंतुक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग की वो उत्पत्ति करता है। तो शरीर में यदि तत्व असंतुलित हो जाते हैं वो भी बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। ठीक इसी प्रकार यदि भूखंड में भी तत्व असंतुलित हो जाएं या यथास्थान ना रहें, हम उनको अलग अलग स्थान में कर दें, उनके विपरीत स्थानों में उनको हम स्थिर कर दें, तो वो भी एक विनाशकारी भूखंड के अंदर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पंडित जी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, जी, आपने कई जगहों की सैर की है, कई अनुभव आपने लोगों से बांटे हैं। जी, थोड़ी सी साधारण भाषा में हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, जी, मेरे आसपास की जो आभा है, मेरे आसपास की जो वायुमंडल है, ये रोशनी है, ये वक्त है, जी, इन तमाम चीजों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कैसे समागम हो रहा है, जी, इसका क्या असर पड़ रहा है? आप और हम बातचीत भी कर रहे हैं, जी, कैसा इनका फर्क पड़ रहा है? जी। देखिए, यदि हम सबसे जो पहला तत्व है, तो पहला तत्व, सबसे प्रथम तत्व पृथ्वी तत्व का आता है। पृथ्वी भारी है तो ये आधारभूत तत्व इसको माना है। तो ऐसे ही ज्योतिर्विज्ञान और समझ लें आप वास्तु विज्ञान, ये संपूरक विधाएं हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नहीं है। यदि हम इनको भिन्न भिन्न समझ लें तो हमारा ज्योतिष भी बिगड़ जाएगा और वास्तु भी सर्वथा बिगड़ जाएगा। संपूरक विधाएं हैं, जो ज्योतिर्विज्ञान में है वही वास्तु विज्ञान में है, वही शरीर के अंदर है। तो तीनों ही जगह ये एक ही विषय वस्तु हैं, इनके स्वरूप अलग अलग हो गए हैं। तत्व को समझने से पहले आप ये देख लें कि उनकी स्थिति, उनका आकार प्रकार क्या है। पृथ्वी तत्व सबसे भारी होता है, नीचे होता है। तो जब हम भूखंड की बात करते हैं और शरीर की बात करते हैं, मूलाधार में जो पृथ्वी तत्व होता है, गुद स्थान जो हम लोग आसन लगा के बैठते हैं, तो वो भारी तत्व होता है, स्थिरता पैदा करता है। ऐसे ही भूखंड के अंदर जो सबसे भारी तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व का स्थान कहाँ पर है, क्या वहां पे निर्माण किया जाए, वहां क्या हम बना सकते हैं, तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जैसे पृथ्वी तत्व को लें, जब आप चलते हैं तो आपके पांव पृथ्वी पर रहते हैं। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पांव उखड़ गए तो वो गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम वास्तु विज्ञान के अंतर्गत देखें, जो वास्तु का सूत्र है, जो वास्तु पुरुष पृथ्वी में औंधे लेटे हुए हैं, उनके पांव देखें किस स्थिति में और कहां पर स्थित हैं, तो हम पाएंगे कि वो नेतृत्व दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग होता है, साउथ वेस्ट कहते हैं, वास्तु पुरुष के वहां पांव है। तो जब व्यक्ति चलता है, गमन करता है, तो वो पांव से चलता है और पांव कहां पर स्थिर रहते हैं, पृथ्वी तत्व के ऊपर स्थिर रहते हैं। यदि पांव ही किसी व्यक्ति के उखड़ जाएं तो उसका सारा क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूखंड का माना जाता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का कहाँ निर्माण करें, उसमें क्या विषय वस्तु आप बनाएं और किस प्रकार बनाएं, सबसे मुख्य विषय वस्तु है। इसके उपरांत लेते हैं जल तत्व। यदि हम किसी भूखंड का निर्माण करते हैं तो सबसे सर्वोपरि उसमें माना जाता है जल तत्व, क्योंकि जो भी आप वहां पे निर्माणकारी जो आपकी क्रिया होती है उसमें जल का एक अहम रोल होता है। चाहे वो आपका सीमेंट हो, गारा हो, मिट्टी हो, जल तत्व का स्थान होता है। उसके बाद अग्नि तत्व होता है, अग्नि का स्थान कहाँ है। इसी प्रकार ठीक वायु तत्व होता है, वायु के आदान प्रदान की दिशाएं क्या हो, आप कैसे उसका जो एक वेंटिलेशन है, बिल्कुल शुद्ध वायु का आदान प्रदान होता रहे, तो एक तत्व वो हो गया। उसके बाद आकाश तत्व हो गया कि आपका जो ब्रह्म स्थान भूखंड में माना जाता है वो आकाश तत्व माना जाता है, तो वो सर्वोपरि माना जाता है। आकाश तत्व विशुद्ध होगा तो वहां पर नाना प्रकार की उन्नति होगी,
भिन्न भिन्न प्रकार से आनंद होता है वहां पर। तो ये इस प्रकार आप तत्वों का समउचित जो है उचित आप समायोजन कर सकते हैं जी। जब हम बात करते हैं तत्व ज्ञान की, पंच तत्वों की, तो इसका वर्णन कई रचनाओं में है जी। लेकिन जब हम इसका जिक्र करते हैं फेंग शुई से जोड़कर जी, तो क्या रिश्ता है? क्योंकि फेंग शुई में तो कोई जिक्र किया नहीं गया है, क्या कोई रिश्ता है? और अगर जिक्र किया गया है तो किस रूप में किया गया? देखिए, जो फेंग शुई का आप अगर देखें तो उसके कालांतर में जो फेंग शुई का जो निर्माण है ये भी एक वास्तु विज्ञान से लिया गया है। फेंग शुई भी वास्तु विज्ञान की एक उपशाखा कहें उसको। और सबसे पहले जो हिंसांग जो आए थे उन्होंने जितने भी लगभग 600-625 जो हमारे वास्तु तंत्र और ज्योतिष के ग्रंथ थे उसका भाषांतर किया, चीनी भाषा में किया। तो जो फेंग शुई है वो भी वास्तु विज्ञान से ही उसका उद्भव हुआ है, वास्तु विज्ञान से ही निकली है। उसकी कहना गलत नहीं होगा, एक परिष्कृत एक शाखा हो गई, इसको हम लोगों ने फेंग शुई का नाम दिया है। तो फेंग शुई में भी अगर फेंग शुई का भी हम वर्णन करें तो फेंग शुई से भी पराया होता है संतुलन। किसका संतुलन है यहाँ पर? जीवन और मृत्यु का संतुलन, जल और अग्नि का संतुलन, दिन और रात का संतुलन, अच्छे और बुरे का संतुलन। तो फेंग शुई का अभिप्राय ही संतुलन है। और इसमें भी हमारे जो ज्योतिर्विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, जैसे हमारा अनेकानेकों ग्रंथों में पंचतत्व का वर्णन है, तो फेंग शुई में भी पंचतत्वों का निर्माण किया गया। पंचतत्व ही उसके आधारभूत सिद्धांत हैं। उसके अंदर थोड़ा सा भिन्नता उन लोगों ने की है। क्या किया? जैसे पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों जो उसमें भी हैं और हमारे वास्तु विज्ञान में भी हैं, उन्होंने वायु और आकाश की जगह धातु और काष्ठ को ले लिया है। धातुएं जो भूमिगत धातुएं होती हैं और काष्ठ जो लकड़ी होती है। तो हमारा जो वास्तु विज्ञान और फेंग शुई अगर देखें तो उन दोनों का ही आधारभूत सिद्धांत लगभग एक जैसा ही है। और फेंग शुई के अंदर जितनी भी विषय वस्तुएं हैं वो हम लोग एक भ्रम की स्थिति हो गई कि फेंग शुई बाहर की एक विधा है, ये हमारी ही विधा थी जिसको इन्होंने जो भाषांतर कर दिया, चाइनीज भाषा में इसको लिख मारा। और उसमें नाना प्रकार की अगर आप उसका विवेचन करेंगे तो सारी की सारी जो विषय वस्तुएं हैं वो वास्तु विज्ञान की ली हुई हैं। ह्वेन-सांग जो इसके प्रथम जनक माने जाते हैं फेंग शुई के, उन्होंने इसको परिवर्तित किया फेंग शुई के अंदर। तो फेंग शुई में भी पंच तत्वों का उतना ही महत्व है जिस प्रकार हमारे वास्तु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान और हमारा शरीर विज्ञान है, वेद विज्ञान भी है। तो ऐसे ही ठीक इसी प्रकार फेंग शुई में भी है। और फेंग शुई भी आधारभूत है संतुलन के ऊपर। संतुलित जीवन, वायु और अग्नि, जल और अग्नि, जैसे संतुलन बिगड़ जाए, एक हवा क्या करती है? मध्यस्थता का काम करती है। एक अग्नि मंद मंद अगर वो आपको प्रकाश दे रही है, एक आपको उष्मा दे रही है, यदि वायु बिगड़ जाए वही बवंडर के रूप में भयंकर अग्निकांड वो अग्नि कर देगी, आपकी वायु उसको असंतुलित कर देगी। ठीक ऐसे ही किसी जलाशय या सागर का जो जल है वो शांत है, मंद मंद उसका प्रवाह हो रहा है, जीवन दायिनी वो शक्ति आपको दे रहा है। यदि वो वायु कुपित हो जाए, बवंडर आ जाए तो सुनामी जैसी वो घटनाएं कर देगी। तो यहाँ पे देखें कि जो वायु है अदृश्य है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अग्नि और जल ये दोनों स्थिर चीज मानी जाती हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वायु का यहाँ पर जो है संतुलन का कार्य है, वो दोनों को संतुलित या असंतुलित करती है। तो फेंग शुई का भी अभिप्राय है जीवन को प्रकृति के साथ संतुलन करना। जी पंडित जी, हमने पहले भी चर्चा की है अष्टभेदक सूत्र जी। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और इसका क्या रिश्ता है, क्या मायने हैं अगर जोड़ते हैं पांच तत्वों के साथ, ये हम जानेंगे, चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. Hello,
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर।